फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है घटना चक्र पॉलिटी की, जिसमें आपको सिर्फ घटना चक्र के मटेरियल ना मिलके अन्य चीज़ों से भी उसमें वैल्यू एडिशन करके आपको दिया जाता है, ताकि आप कम समय में एक ही जगह से पढ़ के ज़्यादा आउटपुट ले सकें। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और संडे को जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उन सभी चैप्टर्स का टॉपिक वाइज PYQ आपको कराया जाएगा, जिससे आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस पता चले। ठीक, तो इम्पोर्टेंस पता चले और एग्ज़ाम के पहले ही पता चल जाए। जैसे हम लोग ये नहीं चाहते कि आपको एग्ज़ाम के बाद इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, तो आप सोचें कि क्लास कर लिए होता तो अच्छा होता। इस एग्ज़ाम के पहले ही आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाए और आप इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो कल आपके लिए एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें आपको जितने भी चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं उनका टॉपिक वाइज RO का PYQ लगवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों का लोकसभा बहुत बड़ा टॉपिक जो होता है वो हम लोगों ने कल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है संसदीय समितियाँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप शायद 2 साल पहले का उठा के देखेंगे UPPCS प्रीलिम्स, तो उसमें शायद एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक, और भी पूछा था, मतलब आप देखिएगा। चलिए देखिए, जो संसद होती है वो अलग अलग समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्य को पूरा करती है। ठीक, क्योंकि संसद का काम बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड एरिया है उसका। ठीक, तो उसको अपना कार्य करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए उसको अलग अलग समितियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना संविधान निर्माण में, तो संविधान निर्माण में भी बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो वैसे ही संसद भी अपने कामों को पूरा करने के लिए अलग अलग समितियों की हेल्प लेती है, मतलब अलग अलग समितियों के माध्यम से अपना काम करती है। चलिए, तो ये समितियाँ करती क्या हैं? ठीक, तो ये समितियाँ ये करती हैं कि सदन द्वारा नियुक्त होती हैं। ठीक, ये जो भी हम जिन समितियों की बात करेंगे वो सदन द्वारा नियुक्त होती हैं। अध्यक्ष या सभापति के अनुसार, निर्देशानुसार कार्य करती हैं। जो भी निर्देश अध्यक्ष सभापति देंगे उस अनुसार कार्य करती हैं, और जो भी प्रतिवेदन होता है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो अध्यक्ष या सभापति को सौंप देती हैं। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे और छूट गई है कि जो एक मिनट, कि जो संसद होता है, संसद ये इन समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्य को पूरा करता है और प्रशासन पे नियंत्रण भी रखता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी समितियाँ और एक होती हैं अस्थायी, जिसको तदर्थ समिति भी कहते हैं। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में? स्थायी समितियाँ ऐसी समितियाँ होती हैं जो निरंतरता के आधार पे, मतलब हर वर्ष कार्य करती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये चलेंगी। ठीक, कभी समाप्त नहीं होंगी। और कुछ ऐसी समितियां होती हैं जिनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है, और जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है वैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये एक हो गई स्थायी समिति और एक हो गई अस्थायी समिति। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो स्थायी समिति पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सी स्थायी समितियां प्रमुख होती हैं। तो एक वित्त समितियां, एक विभागीय, अलग अलग विभाग के लिए समितियां बनाई जाती हैं। एक वित्त के लिए, मतलब जो भी सरकार का लेखा जोखा है, जो भी आय है या जो भी व्यय है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो समितियां हैं वो वित्तीय समितियां। ठीक, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए अलग समितियाँ होती हैं, विभागीय समितियाँ। फिर जाँच के लिए, अब सारा काम हो रहा है तो जाँच भी होगा, तो जाँच के लिए जाँच समिति होती है। फिर परीक्षण और नियंत्रण के लिए अलग समिति गठित की जाती है। ठीक, फिर सदन में रोज़ के कार्य भी होते हैं। ठीक है, दैनिक कार्य होते हैं, तो उन दैनिक कार्यों के लिए एक अलग समिति बनाई जाती है। ठीक, और उसके बाद सेवा समिति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके कल्याण के लिए भी एक समिति होती है। तो ये समितियाँ हैं स्थायी समितियाँ। ठीक, जो हर साल जिनका गठन होता है और जो कंटिन्यूअसली काम करती हैं। ठीक, तो चलिए, तो इन सब समितियों में से आपको जो समिति पढ़नी है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है वित्त समितियाँ, वित्तीय समितियाँ या वित्त समितियाँ। ये इसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी 3 प्रकार की समितियाँ होती हैं और एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो वित्तीय समितियाँ क्या है? वित्तीय समितियों में जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है वो है प्राक्कलन समिति।
ठीक, ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। ठीक, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते। देखिए जितनी भी आपको समितियां मिलेंगी अभी आगे दिखाई देंगी, इसमें 30 हैं, बाकी में आपको 22 सदस्य दिखाई देंगे, जिसमें लोकसभा के सदस्य भी होंगे, राज्यसभा के सदस्य भी होंगे। लेकिन प्राक्कलन समिति में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे जो 30 सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा, चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव हर साल होता है और वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का हुआ था। ठीक, प्रत्येक वर्ष हुआ। अच्छा, उसके बाद कार्यकाल 1 वर्ष का। अच्छा, इनके जो अध्यक्ष, जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति मतलब उनको मनोनयन, उनका मनोनीत कौन करता है? तो उनका मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यही सब पॉइंट्स आपको याद रखना है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति या अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष इस प्राक्कलन समिति में सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, तब फिर यही उपाध्यक्ष जो है वो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया प्राक्कलन समिति। कार्य क्या है इसका? देखिए, जो भी सरकारी खर्च हो रहा है, ठीक, डेली सरकारी खर्च में कमी कैसी लाई जाए और प्रशासन में सुधार कैसे किया जाए, ठीक, जिससे कि सारा जो सिस्टम है वो अच्छे से चले। ठीक है, मतलब कम खर्च में ही ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, सरकार का खर्च कम हो लेकिन लोगों तक जो सेवाएं हैं वो मैक्सिमम पहुँचें। ठीक, तो ये कार्य है किनका? प्राक्कलन समिति का। ठीक, फिर ये समिति जो भी रिपोर्ट देती है, ठीक, जो भी पूरा अपना रिसर्च करके जो भी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी समिति क्या है? लोक लेखा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं और 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन या फिर लघु लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का। इसका भी चुनाव वैसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। इनके भी अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष। देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कॉमन है, बस एक चीज़ क्या लगता है कि सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक, फिर देखिए जो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको सह सदस्य माना जाता है। ठीक, और उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक, अब इनका कार्य क्या है? देखिए हम लोगों ने कैग के बारे में पढ़ा था कि जो कैग होता है वो क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है, मतलब सरकार का कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इस संबंध में वो लेखा परीक्षण करता रहता है। तो लेखा परीक्षण करके जो रिपोर्ट देगा, ठीक, जो प्रतिवेदन देगा उसकी जांच करना, उसकी जांच करने किसका काम होता है? तो इन्हीं का। लोक लेखा, लेखा नाम है ना, लोक लेखा समिति, मतलब जो लोक लेखा प्रस्तुत की गई है कैग के द्वारा, उसकी जांच करने के लिए जो समिति बुलाई जाएगी, जो बैठाई जाएगी, उसी को कहा जाता है लोक लेखा समिति। ठीक है, थर्ड समिति क्या है? सरकारी उपक्रमों की समिति। ठीक है, ऐसे उपक्रम जिसमें मतलब जो सरकारी हैं या जिसमें सरकार ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक, जो सरकार से संबंधित हो किसी न किसी तरीके से, तो इसके उनके लिए भी एक समिति बनाई गई है, उनकी भी जाँच वगैरह करने के लिए, कितना पैसा आया, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया। ठीक है, तो इनमें भी कितने सदस्य होंगे? वैसे ही 22, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इनका भी चुनाव सेम वैसे ही होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और अलग लाइन है कि कोई भी मंत्री, ठीक, जो मंत्री होंगे, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक, ये इसकी एक अलग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनका गठन भी हर वर्ष होगा। इनके अध्यक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत या नामित किया जाएगा। अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो सरकारी उपक्रम है, ठीक, सरकारी उपक्रम के जो लेखा जोखा है, मतलब उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, उनके पास कितना पैसा आया, ये काम भी किसका है? लेखा जोखा करने का, कैग का। ठीक, तो कैग एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो उस रिपोर्ट की जांच करना किसका कार्य है? सरकारी उपक्रम समिति। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में लोक लेखा समिति क्या है? डायरेक्ट जो सरकार का है, ठीक, डायरेक्ट जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, आ रहा है, ठीक, जो बजट से रिलेटेड है वो है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो सरकारी उपक्रम है उनसे रिलेटेड है ये। ठीक, फिर याचिका समिति में देखिए, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं
और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। वैसे ये समिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपको 3 समिति पढ़नी है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति। ठीक, तो इन समितियों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन समितियों को जब आप याद कर लीजिएगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक तरफ डाल दीजिएगा समिति, एक तरफ डाल दीजिएगा सदस्य। इससे आपको ना जल्दी याद हो जाएगा, सदस्य। ठीक, मतलब कितने सदस्य होते हैं। फिर एक तरफ डाल दीजिएगा कि अध्यक्ष को नामित कौन करता है, और एक लाइन में डाल दीजिएगा कार्य। मतलब 4 आप कॉलम बना लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से सॉल्व करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। बाकी कल हम लोग संडे वाली स्पेशल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।